हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो देखें बच्चों, आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 6 यानी छठा व्याख्यान है बच्चों आज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का 11.4वां टॉपिक। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे, मैंने ये पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगले दिन क्या पढ़ाएंगे। तो आज बच्चों हम 11.4 टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी of photoelectric effect ये टॉपिक आज चलेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की घटना को सीखा था, लेकिन वहाँ डिटेल स्टडी नहीं की थी। तो मैंने बताया था बच्चों सन 1902 तक सबसे पहले इस घटना को कब देखा गया था बच्चों? 1887 में। किसके द्वारा? हर्ट्ज़ के द्वारा, जब वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पादन का प्रायोगिक प्रदर्शन कर रहे थे अपनी प्रयोगशाला में। उसके बाद इस घटना पर प्रयोगों की एक झड़ी लग गई बच्चों। प्रयोग पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस पर ऑब्जर्वेशंस, यानी बहुत सारे प्रेक्षण लिए गए। तो बच्चों 1902 तक ये प्रेक्षण चले और जो फिर निष्कर्ष निकल के आए, आज हम उनकी बात करेंगे, उन प्रेक्षणों को देखेंगे जो कि किसने किए थे बच्चों? हॉलबॉस एंड लेनार्ड। हाँ लिख दें, किसने किए थे? हॉलबॉस एंड लेनार्ड। आगे लिख दें? हाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये साइंटिस्ट के नाम हैं भाई। तो इन्होंने एक विस्तृत अध्ययन किया बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो प्रायोगिक परपथ है, उसको यहाँ पर देखते हैं। तो देखें बच्चों, ये आपको जो ट्यूब दिखाई दे रही है, जो नलिका दिखाई दे रही है, ये निर्वातित नलिका है जो क्वार्ट्ज की बनी हुई है। और इसमें यहाँ एक खिड़की है, विंडो, इसको मैं लिख देता हूँ W। निर्वातित नलिका है बच्चों ये, और ये खिड़की विंडो जो कि क्वार्ट्ज की ही बनी है। और इसमें से परावैंगनी प्रकाश इस पर स्रोत से गिराया जाएगा। जैसे ये स्रोत हो गया प्रकाश का, ये क्या है बच्चों? प्रकाश का स्रोत यानी S। इनके नाम मैं नीचे लिख दूंगा बाद में। और इसमें ये दो इलेक्ट्रोड हैं बच्चों, दो प्लेट हैं जो इलेक्ट्रोड का काम कर रही हैं। तो देखें, इस साइड वाली जो प्लेट है ये प्रकाश संवेदी पदार्थ की बनी हुई है। किसकी? प्रकाश संवेदी पदार्थ, दैट इज फोटो सेंसिटिव मटेरियल इसकी बनी हुई है। अब ये होते क्या हैं प्रकाश संवेदी पदार्थ, जरा सुन लें। तो बच्चों, प्रकाश संवेदी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पर जब हम प्रकाश गिराते हैं, जैसे परावैंगनी प्रकाश या दृश्य प्रकाश, तो उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सरित होने लगते हैं, यानी वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को प्रदर्शित करते हैं। वही पदार्थ हैं, वही धातुएं हैं बच्चों, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, जैसे सोडियम, सीजियम, पोटेशियम, या आपने एल्कलाई मेटल्स पढ़े होंगे, क्षारीय धातुएं पढ़ी होंगी, लिथियम, तो जिंक, जस्ता। तो ये डिफरेंट ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना आसानी से हो जाती है, इनका कार्यफलन भी कम होता है बच्चों। तो देखें,
अब बात हो रही थी कि ये बनी है धातु की है, प्रकाश संवेदी पदार्थ की है, उस धातु की है, जिंक की मान सकते हैं। और ये बच्चों एक जनरल मेटल है, ये ज़रूरी नहीं है प्रकाश संवेदी पदार्थ की हो, जैसे ये भी धातु की है, प्लेट दोनों ही धातुओं की हैं, ठीक है ना। ये फोटो सेंसिटिव है, इसको हम कैथोड कह देते हैं सी, क्या कहेंगे सी, और इसको एनोड ए। और इस सी को हम अभी नाम लिख दूंगा बच्चों में, पहले सेटअप तैयार कर लें। अब इन प्लेट्स को परपथ में जोड़ना है बच्चों, तो देखें ऐसे इस तरीके से परपथ तैयार करते हैं। समझते चलें बच्चों, सर्किट भी तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसका परपथ पूर्ण कर रहे हैं, तो देखें यहाँ से चले। हमने क्या किया, इसमें जो धारा बहेगी उसको पढ़ने के लिए हमने यहाँ लगा दिया बच्चों माइक्रो एमीटर। ये क्या है, माइक्रो एमीटर। इसमें लिखूँगा तो बच्चों छोटा हो जाएगा, मैं बाहर लिख देता हूँ माइक्रो एमीटर। न तो एमीटर लिया है न मिली एमीटर लिया है, हमने लिया है माइक्रो एमीटर, यानी जो माइक्रो ऑर्डर तक की, माइक्रोन के ऑर्डर तक की, यानी 10⁻⁻⁶ एम्पियर तक की ऑर्डर की जो करेंट्स होंगी, यानी बहुत मामूली से मामूली करंट को भी ये पढ़ सके, क्योंकि बड़े सावधानी से परीक्षण करने हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, माइक्रो एमीटर। अब आगे लगा दिया बच्चों धारा नियंत्रक। क्या लगा दिया, धारा नियंत्रक। अर्थात धारा नियंत्रक का मतलब यहाँ पर ये विभव विभाजक की तरह उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है बच्चों, किसकी तरह, विभव विभाजक के तौर पर। जो लाइन सीधी आनी चाहिए, आनंद नहीं आता, फिर थोड़ी बहुत तिरछी हो जाएगी बच्चों, चलेगी। दिस, ओके, इतना समझ में आया। अब देखें हम यहाँ लगाएंगे बैटरी। और बैटरी लगाने से पहले हमें यहाँ एक द्विक परिवर्तक कुंजी लगानी पड़ेगी, अभी बात समझ में आएगी। ये बच्चों किसकी तरह काम करेगा, विभव विभाजक। धारा नियंत्रक है विभव विभाजक। पोटेंशियल डिवाइडर। अब देखें बैटरी लगाने से पहले हम यहाँ पर बच्चों एक कम्यूटेटर लगाएंगे। कम्यूटेटर का मतलब जिसको घुमाकर अभी बनाते हैं। ये कुंजी है, ये कुंजी का संकेत है बच्चों। अब यहाँ ये दोनों ओवरलैप कर गए, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस संकेत का मतलब होता है इन दोनों का आपस में इंसुलेशन है, एक दूसरे से ऐसे क्रॉस नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, ठीक है ना, अलग अलग हैं। ऐसा नहीं करंट यहाँ से करंट इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी। ये क्या हुआ, द्विक परिवर्तक। ये कुंजी होती है एक तरीके से बच्चों, अभी मैं बना दूँ। अब बैटरी जोड़ देंगे। तो ये सेटअप रहा बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इतनी दिखा लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये है बैटरी बी, और इसको डाल देता हूँ मैं के। अब इनके नाम यहाँ लिख दूँगा मैं। तो यहाँ एक, जैसे आपने देखा होगा
एक नॉब होती है उसको ऐसे घुमा देते हैं, जैसे स्टेपलायर में आपने नॉब देखी है, उसको घुमा करके वोल्टेज चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको घुमा के धारा की दिशा को बदल सकते हैं, यानी इसके वोल्टेज को, पोलरिटी को बदल सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसको पॉजिटिव करना है, इसको नेगेटिव, तो इसको घुमा देंगे, ठीक है ना। घुमाने से पहले धारा ऐसे बह रही है परपथ में, तो उसे घुमा दिया नॉब को, तो धारा विपरीत दिशा में बहने लगेगी। पहले ऐसे बह रही तो अब ऐसे बहने लगेगी। यानी इसको पॉजिटिव करना है, नेगेटिव करना है, तो इसको पलट के हम कर सकते हैं, यानी इनके वोल्टेज की पोलरिटी को बदल सकते हैं इस के द्वारा। तो इनके नाम यहाँ लिख देते हैं बच्चों। एस क्या हो गया? सोर्स ऑफ लाइट। एस क्या है? प्रकाश स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट। और सी क्या है बच्चों? कैथोड। क्या है? कैथोड, जिसको हम बच्चों उत्सर्जक भी कह देते हैं। कैथोड को यहाँ और क्या कहते हैं? उत्सर्जक, यानी एमीटर। इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इसलिए इससे ग्रहण किए जाएंगे तो वो संग्राहक हो जाएगा। एक को हम बच्चों एनोड कहते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या है? कलेक्टर, यानी संग्राहक। संग्राहक प्लेट भी कह सकते हैं इसको, जगह कम पड़ गई बच्चों है। और बी क्या है? यहाँ लिख दूँ बैटरी, इंग्लिश में लिख देता हूँ बैटरी। क्लियर होगी बात? और यहाँ लिख दें कुछ नाम। के क्या है? द्विपरवर्तक, कम्यूटेटर, यानी द्विक, ये क्या हो गया? दिक, सॉरी मैं गलत उच्चारण कर रहा था। दिक, दिक का मतलब दिशा से है बच्चों, दिशा पलट सकते हैं इससे। दिक परिवर्तक, कम्यूटेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? दिक परिवर्तक कुंजी है बच्चों ये। जैसे आपने लैब में कुंजी देखी है, प्लग। अब क्या रह गया बच्चों? बी बता दिया हमने, के बता दिया। म्यू ए लिखने की ज़रूरत तो है ही नहीं, ये माइक्रो एमीटर है, लिख ही देते हैं जब इतना काम है। म्यू ए क्या है? माइक्रो एमीटर, जो धारा को माइक्रोन में नापेगा कि 2 माइक्रो एम्पियर या 3 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एमीटर। डब्ल्यू क्या है बच्चों? विंडो, यानी खिड़की। इतना तो जानते हैं, विंडो माने खिड़की। विंडो खिड़की है, क्वार्ट्ज की बनी है बच्चों। एस मैंने लिख ही दिया था, प्रकाश स्रोत है। और कैथोड एनोड हो गए, ये निर्वातित नलिका है, ठीक है ना। अब यहाँ एक वोल्ट मीटर और लगाना है। कैथोड और एनोड के बीच कितना विभवांतर है उसको नापने के लिए बच्चों हमें एक वोल्ट मीटर लगाना होगा। वोल्ट मीटर वी, ठीक है। तो ये सेटअप तैयार हो गया बच्चों। अब हम स्टार्ट हैं ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए। तो देखें बच्चों, एक बार मैं नज़र डाल लूँ, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। विंडो, निर्वात नलिका, कैथोड्स हो गए, वोल्टमीटर हो गया, माइक्रो एमीटर हो गया, पोटेंशियल डिवाइडर हो गया, द्विपरवर्तक हो गया, बैटरी हो गई। हमारा सेटअप कंप्लीट है बच्चों। तो अब आगे बात करते हैं। अब इससे किया क्या था होलवेस और लेनार्ड ने बच्चों, इसमें क्या किया कि प्रकाश वैद्युत धारा को मापा और उस प्रकाश वैद्युत धारा पर किन किन कारकों का प्रभाव होता है उसका अध्ययन किया। यानी प्रकाश वैद्युत धारा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। विभव बदलने से क्या होता है, आवृत्ति बदलने से क्या होता है। तो पहले मैं बता दूं ये सर्किट काम कैसे करेगा, तब आगे की बात करेंगे। तो बच्चों होता क्या है कि सोर्स से परावैंगनी विकिरण इस कैथोड पर गिराया जाएगा। यहाँ गिराया हमने, ठीक। एक किरण और गिरा दें, ये विकिरण आ रहे हैं।
पराबैंगनी विकिरण इस स्रोत से इस पर गिराए, क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे जो कि एनोड की तरफ को चलेंगे। एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा ना बच्चों, और इस परपथ में इस तरीके से धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो देखें अभी हमने क्या किया है, देखिए पॉजिटिव एंड को देखिए, इसको हमने अभी पॉजिटिव रखा है और इसको नेगेटिव पर रखा है। देखें बैटरी का पॉजिटिव यहाँ से देखिए ये गया कनेक्ट, ये देखिए 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 पॉजिटिव हो गया कनेक्ट। बैटरी का नेगेटिव देखिए ये आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, नेगेटिव हो गया नेगेटिव। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव करना है तो यहाँ बच्चों क्या करते हैं, इसको नॉब को घुमा देते हैं, तो इससे हम उसको बदल सकते हैं पोलरिटी को। अभी धारा ऐसे बह रही है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, धारा ऐसे बहेगी। यही क्या है बच्चों? प्रकाश वैद्युत धारा। और ये क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हो गई प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इतना तो आप पीछे भी सीख चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये क्या हैं बच्चों? ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इतना ही लिख देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई। अब लेनार्ड ने क्या किया था बच्चों कि इस धारा को मापा था भिन्न भिन्न परिस्थितियों में। ये धारा किस किस पर निर्भर कर रही है, तो अब हमें आगे किन किन कारकों को पढ़ना है जो धारा को बदल सकते हैं, जिससे कि प्रकाश वैद्युत धारा की घटना, वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। तो प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश वैद्युत धारा पर, देखो बच्चों ये अलग बात है, ये अलग है। तो प्रकाश वैद्युत धारा पर सबसे पहले हम देखेंगे आपतित प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। जो विकिरण आ रहा है, विकिरण की या प्रकाश की विकिरण की तीव्रता का प्रभाव पड़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक के ऑर्डर में ही चल रहे हैं बच्चों। इन्होंने पहले क्या दिया है, हम 4 प्रकार के प्रभाव देखेंगे कि तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, विभव का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश वैद्युत धारा पर विभव का प्रभाव, फिर पढ़ेंगे बच्चों आवृत्ति का, विकिरण की आवृत्ति का। जो विकिरण गिराया जा रहा है, विकिरण की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा, विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है बच्चों, फिर चौथा पढ़ेंगे कैथोड के पदार्थ का प्रभाव। भिन्न भिन्न पदार्थों के कैथोड लेंगे, कैथोड या उत्सर्जक या प्रकाश संवेदी पदार्थ को बदल बदल के देखेंगे, जिंक, सोडियम, लिथियम। कैथोड के पदार्थ का प्रभाव, ये अलग है बच्चों, इसे ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, तीव्रता का प्रभाव पढ़ेंगे। तो जब किसी एक प्रभाव को पढ़ेंगे, ध्यान से सुने, तो बाकी की चीज़ें कांस्टेंट रखेंगे। इनको भी बदलना है, इनको भी बदलना है, तो वो प्रभाव पता कैसे लगेगा। यानी जब हम तीव्रता का प्रभाव देख रहे होंगे तो विभव कांस्टेंट होगा, आवृत्ति कांस्टेंट होगी, जो धातु ले रहे हैं उसी धातु पर ही बात होगी। विभव का प्रभाव देख रहे होंगे तो इन चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे।
आवृत्ति का प्रभाव देखेंगे तो बाकी की चीज़ें को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कैथोड के पदार्थ का प्रभाव देख रहे होंगे, जो हमारा पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसको बदल बदल के तब ये चीज़ें कांस्टेंट रख रहे होंगे। तो बच्चों ये सेटअप तैयार हुआ। अब एक एक करके पढ़ते चलते हैं। तो ये टॉपिक चल रहा है बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक का 11.4। अब इसी में इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपकी एनसीईआरटी बुक में वो हेडिंग होगा 11.4.1, ठीक है। तो ये टॉपिक 11.4.1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो जल्दी से बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब पहला टॉपिक किसका प्रभाव देखेंगे, प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का 11.4.1 टॉपिक है बच्चों। तो देखें, जब तीव्रता का प्रभाव की बात कर रहे हैं, यानी अब हम ये देखेंगे कि जो आपतित प्रकाश है जो उस पर गिर रहा है, उसकी तीव्रता बदल बदल के प्रकाश वैद्युत धारा को मापेंगे कि वो किस प्रकार निर्भर कर रही है। उस समय बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, आवृत्ति नहीं बदलनी है, पोटेंशियल नहीं बदलना है। यानी इस केस में हम इस सेटअप में आवृत्ति नहीं बदल रहे हैं। आवृत्ति कैसी है, नियत, दैट इज़ कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कैसी, कांस्टेंट। विभव कैसा, नियत। और यही ध्यान रखनी है, जो पदार्थ है वो तो वही है। एक ये नहीं कि एक आवृत्ति पर जिंक से देख लिया, एक आवृत्ति पर सीरियम से देख लिया, एक आवृत्ति पर लिथियम से देख लिया। पदार्थ भी नहीं बदल रहे हैं, ये जो पदार्थ है वो एक ही पदार्थ है, इस प्लेट को बदल नहीं रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो उस समय अब हम क्या करेंगे, विकिरण की तीव्रता को बदलेंगे, जैसे बढ़ाते जाएंगे। इस समय जो प्रकाश की तीव्रता है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे बढ़ाएंगे, इस स्रोत को पास लाते जाएंगे। यहाँ पर है और नज़दीक ले आए, तीव्रता बढ़ गई, और नज़दीक ले आए, तीव्रता बढ़ गई। ये मैं पिछले लेक्चर नंबर 4 में बता चुका हूँ बच्चों कि दूरी बदलने से प्रकाश की तीव्रता कैसे बदल जाती है। वहाँ आपने देखा था कि तीव्रता जो थी स्रोत की उस तल से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी कम करोगे तीव्रता बढ़ेगी, दूरी ज़्यादा करोगे, अब तीव्रता कम करनी है तो स्रोत को यहाँ से दूर लेते चले जाइए। तो तीव्रता बदलकर करंट को नोट किया कि पर्टिकुलर तीव्रता पर करंट इतना है, उससे अधिक तीव्रता पर करंट इतना है, उससे अधिक तीव्रता पर करंट उतना है। तो भिन्न भिन्न तीव्रताओं पर भिन्न भिन्न प्रकाश वैद्युत धाराओं का मान मापा गया, और उसके बीच बच्चों जब ग्राफ खींचा गया तो कुछ इस तरीके से आया। यहाँ बना देते हैं। इधर क्या ले रहे हैं, तीव्रता, विकिरण की, प्रकाश की तीव्रता। अब ये ग्राफ से तस्वीर साफ हो जाएगी बच्चों। इस एक्सिस पर हमने क्या लिया, प्रकाश की तीव्रता ली, और इस एक्सिस पर हमने बच्चों ली प्रकाश वैद्युत धारा। तो जब ग्राफ खींचा गया तो बच्चों एक सरल रेखा आया। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो देखें प्रकाश वैद्युत धारा भी बढ़ती है। अब क्यों, कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों बाद में किया जाएगा। यहाँ केवल हम उन प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं, उन कारकों के परिवर्तन का अध्ययन। ये सारे जो प्रभाव निकल के आएंगे वो सब इस टॉपिक के बाद में सारे अंत में लिखूँगा। सारे निष्कर्ष वही प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम होंगे, फिर उनकी एक एक करके व्याख्या करेंगे, क्योंकि हमें डबल व्याख्या करनी पड़ेगी बच्चों। पहले तो तरंग सिद्धांत, क्योंकि इन दिनों कौन सी थ्योरी चल रही थी बच्चों, वेव थ्योरी, प्रकाश की तरंग प्रकृति, जिसने कि परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण जैसी बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिनास का परिघटनाओं का सफलतापूर्वक विश्लेषण, वो सफलतापूर्वक उन परिघटनाओं की व्याख्या कर दी थी। तो तरंग सिद्धांत वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में छाया हुआ था। लेकिन बच्चों
इन निष्कर्षों को जो अभी निकल के आएंगे, जैसे एक निष्कर्ष ये निकल के आया कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ता है, ये निष्कर्ष है बच्चों। तो जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखेंगे उन सब में यही बातें आएंगी एक एक करके, वो सबसे लास्ट में लिखेंगे जब सारे प्रेक्षण हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो तरंग सिद्धांत से देखेंगे, तरंग सिद्धांत फेल हो जाएगा इनकी व्याख्या करने में। फिर आइंस्टीन्स थ्योरी पढ़ेंगे। सन 1905 में जाके आइंस्टीन ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया जिसमें तरंग को एक कण की तरह माना गया और उसमें फिर व्याख्या सफलतापूर्वक की गई आइंस्टीन के द्वारा 1905 में। तो पहले निष्कर्ष पढ़ेंगे, परीक्षण देखेंगे, उसके बाद व्याख्या की चर्चा बाद में करेंगे बच्चों। तो इससे क्या पता लगा कि जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं, जैसे इस समय इतनी तीव्रता है बच्चों, तो कैसे देखते हैं, यहाँ से लंब गिराया इस पर, इसके संगत इस अक्ष पे लंब गिरा दिया, यानी जब तीव्रता इतनी है इतनी, तब करंट इतना है, तब करंट इतना है। और अब तीव्रता बढ़ा के यहाँ तक आ गए तो देखिए करंट कितनी हो गई, करंट यहाँ तक हो गई। पहले करंट इतनी थी अब इतनी हो गई, तीव्रता पहले इतनी थी बढ़ा के इतनी हो गई, अब तीव्रता इतने से भी बढ़ा के यहाँ तक कर दी। तो अब देखें यहाँ से परपेंडिकुलर गिराए हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा तिरछा हो गया, समझ रहे हैं आप बात को। फिर इधर लंब गिराएंगे तो जब तीव्रता इतनी है तो करंट और बढ़ गई, इतनी हो गई। तो करंट क्या है बच्चों, आवेश प्रवाह की दर। और आवेश यहाँ कौन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, यानी 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखें करंट होता क्या है, I बराबर Q/T। करंट आपने ये पढ़ी है, तो Q के स्थान पर NE पड़ा है, ये आवेश है। तो जब ज़्यादा करंट है तो आवेश ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। यानी 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन उत्सरित हो रहे थे उनकी संख्या बढ़ जाती है जब तीव्रता बढ़ जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यही तो निष्कर्ष निकला, क्योंकि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सरित होंगे संख्या बढ़ेगी तभी धारा बढ़ेगी। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रही है बात। तो इस प्रेक्षण से ये जो ऑब्जर्वेशन था उससे क्या निष्कर्ष निकल के आया, ये सब बच्चों बाद में सारांश में लिखे जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में लिख देते हैं। धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की जल्दी जल्दी लिख दें, आपतित प्रकाश की तीव्रता के सीधा सीधा अनुपात है, तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होती है। जो लेक्चर लेंदी हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन उत्सरित हो रहे थे उनकी संख्या बढ़ गई तीव्रता बढ़ाने पर। तीव्रता कम कर दोगे तो कम इलेक्ट्रॉन उत्सरित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तो ये प्रेक्षण आपकी समझ में आ गया 11.4.1 कि तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। इस ग्राफ को दिमाग में रखिएगा, इन सब चीज़ों को मस्तिष्क में रखिएगा, क्योंकि जब इनकी व्याख्या होगी कि ऐसा क्यों हुआ तब बड़ा आनंद आएगा। अभी तो हम केवल देख रहे हैं, अभी तमाशा देख रहे हैं, प्रेक्षण देख रहे हैं। पहले पूरा तमाशा देख लेते हैं, फिर बैठ के विश्लेषण करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे सेकंड पॉइंट पर कि प्रकाश वैद्युत धारा पर विभव का क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं 11.4.2 टॉपिक पर, जिसका है प्रकाश वैद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। ठीक है ना, ये कौन सा टॉपिक है। अब ये देख रहे हैं कि विभव का क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों। तो देखिए हमने स्रोत को एक जगह फिक्स कर दिया, यानी स्रोत की इस प्लेट से दूरी
जहाँ पर है उसको बदलेंगे नहीं, यानी तीव्रता को नियत रख रहे हैं। तीव्रता कैसी रख रहे हैं बच्चों? नियत। तीव्रता रखी जा रही है कांस्टेंट, जो इंटेंसिटी है। और जिस आवृत्ति का प्रकाश आ रहा है उसको भी नहीं बदल रहे, यानी आवृत्ति भी नियत रख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट। जो प्रकाश इस पर गिर रहा है उसकी कुछ ना कुछ तो आवृत्ति होगी, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं बच्चों, यानी प्रकाश को नहीं बदल रहे हैं, वही प्रकाश है और उसकी तीव्रता भी नहीं बदल रहे हैं। लेकिन अब विभव को बदलेंगे, क्योंकि विभव का प्रभाव देख रहे हैं। तो ये जो विभव विभाजक है इसको आगे पीछे खिसका के हम पोटेंशियल को कम ज़्यादा करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया बच्चों हमने कि अभी इसको कोई पोटेंशियल नहीं दिया, कोई भी विभव नहीं दिया है। दोनों प्लेटों के बीच या दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर है वो शून्य है बच्चों। तो अब ग्राफ देखते हैं बच्चों कि क्या आएगा। हम क्या करेंगे, डिफरेंट विभवों पर विभव के मान को बढ़ाएंगे और धारा का मान नोट करते आएंगे। जैसे 10 वोल्ट पर इतनी, 15 पर इतनी, 20 वोल्ट पर इतनी, 25 वोल्ट पर इतनी। तो जब ग्राफ खींचा तो कुछ इस तरीके से आया बच्चों। अभी तस्वीर साफ होगी। कि हमने जब कोई भी विभव नहीं लगाया है, यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक कुंजी लगा दूँ बच्चों, इस कुंजी का प्लग निकला हुआ है, यानी यहाँ पर विभवांतर शून्य है। अब हमने क्या किया, इस पर प्रकाश गिराया तो प्रकाश गिरते ही इसमें धारा बहने लगी बिना विभवांतर के भी। क्यों? क्योंकि बच्चों जो इससे इलेक्ट्रॉन निकले उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो अधिक गति ऊर्जा वाले होंगे, उनमें इतनी पर्याप्त गति ऊर्जा होगी कि वो स्वयं बिना किसी बाह्य विभवांतर के स्वयं ही उस प्लेट तक पहुंच जाएंगे। यानी जब विभव शून्य होता है, यानी इस एक्सिस पर हम ले रहे हैं बच्चों विभव, और ऊपर लिख दें, नीचे फिर जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इस एक्सिस पर क्या लिया है, विभव। और इस एक्सिस पर क्या लेंगे बच्चों, प्रकाश वैद्युत धारा। तो हमने देखा बच्चों कि जब विभव शून्य था तो उसमें कुछ न कुछ धारा थी, जैसे मान लो इतनी धारा बह रही थी। अब हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, 5 वोल्ट किया, फिर 10 किया, 15 किया, 20 किया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हमने देखा कि धारा का मान बढ़ने लगा इससे भी ज़्यादा। तो बात समझना, धारा का मान बढ़ने लगा, बढ़ रहा है, विभव बढ़ा रहे हैं, धारा का मान देखिए ऊपर को जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर एक स्थिति ऐसी आई बच्चों कि उसके बाद एक निश्चित विभव के बाद अगर हमने उसका विभव और बढ़ाया तो धारा बढ़ना बंद हो गई, धारा हो गई नियत, कि कितना भी वोल्टेज बढ़ा दें। जैसे 20 वोल्ट तक बढ़ी, मान लो यहाँ 20 वोल्ट हैं उदाहरण के लिए, यहाँ तक बढ़ी है बच्चों, यहाँ तक बढ़ी है धारा। फिर क्या हुआ, उसके बाद चाहे कितना ही वोल्टेज कर लो, 50 लगा दो, 100 लगा दो, 200 वोल्ट लगा दो, 500 वोल्ट लगा दो, 800 फॉर एग्ज़ाम्पल है ये, धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं हो रही। इस बात का क्या अर्थ है कि उस पर्टिकुलर तीव्रता पर जो भी प्रकाश की तीव्रता थी, जैसे 100 वाट पर मीटर स्क्वायर थी, उस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले वो सब के सब अब वहाँ पहुँचने लगे। देखिए पहले कुछ ऐसे होंगे, जब वोल्टेज बढ़ाया तो कुछ ही वहाँ पहुँचे, यानी इस वोल्टेज ने इन पर जो आकर्षण बल लगाया, इस धन प्लेट ने उनको अपनी ओर खींचा, तो जिनमें पर्याप्त ऊर्जा थी वो तो खींचे चले गए। कुछ ऐसे होंगे जिनमें बहुत कम ऊर्जा होगी, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अब जब धारा नियत हो गई तो बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन निकले सब के सब पहुँच गए। अब चाहे कितना ही वोल्टेज बढ़ा दो, अब धारा नहीं बढ़ेगी। तो ये स्थिति कब आई कि कैथोड से या उत्सर्जक से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन अब
उस एनोड प्लेट तक पहुंच गए और धारा मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ना बंद हो गई। इसी करंट को बच्चों हम संतृप्त धारा कह देते हैं। संतृप्त धारा, ये धारा का महत्तम मान है। सैचुरेटेड करंट, सैचुरेटेड करंट हो गया। अब हमने क्या किया, अभी हमने इस प्लेट को पॉजिटिव रखा था, वोल्टेज बढ़ाते गए थे, अब यहीं हम रुक गए क्योंकि अब वोल्टेज बढ़ाने पर धारा नहीं बढ़ रही। ठीक है बच्चों, अब देखें, अब हम इस दिक् परिवर्तक से, सॉरी दिक् कह जाता हूँ, दिक् परिवर्तक से जो डायरेक्शन को चेंज करता है, वोल्टेज की पोलरिटी चेंज कर दी। अब बच्चों ये हो गई नेगेटिव पोटेंशियल पर और ये पॉजिटिव पर, इसके सापेक्ष इसको ऋण विभव दिया। तो अब क्या होगा बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच रहे थे जब विभव शून्य था, यानी हम शून्य विभव पर लौट आए बच्चों। अब शून्य विभव से किधर को चल रहे हैं, इस दिशा में, यानी नेगेटिव। इधर नेगेटिव वोल्टेज होगा, इधर पॉजिटिव होगा V, इधर नेगेटिव होगा। तो हम अब वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में, यानी नेगेटिव वोल्टेज को, उसकी नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। जैसे -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, या -10 वोल्ट, -20 वोल्ट, -30 वोल्ट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बच्चों। तो क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना माइनस प्लस से, वो अब जितना जब वोल्टेज बढ़ते जाएंगे तो अब ये ऋण विभव इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित यानी उधर जाने से रोकेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव वोल्टेज करते ही धारा एकदम शून्य हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इनमें भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों। किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 15 है, किसी के पास 40 है। तो जो ज़्यादा ऊर्जा वाले होंगे वो तो उस प्रतिकर्षण बल को भी पार करके प्लेट तक पहुंच जाएंगे, और जो कम ऊर्जा वाले होंगे रुक जाएंगे। वोल्टेज और बढ़ाया तो और अधिक ऊर्जा वाले रुकने लगे, वोल्टेज और बढ़ाया नेगेटिव वोल्टेज, तो और अधिक ऊर्जा वाले भी रुकने लगे। वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो उधर पहुंच रहे थे उनकी संख्या में कमी आ रही है, यानी धारा का मान घट रहा है बच्चों। ठीक है ना, समझ रहे हैं, धारा का मान कैसा हो रहा है, घट रहा है। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो जब इतना वोल्टेज कर देंगे कि वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको भी रोक देगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी रोक देगा। तो अब एक भी इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं पहुँचेगा और धारा एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर जा कर के कैसी हो जाएगी बच्चों, शून्य। बात समझे या नहीं? देखिए, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने लगे तो धारा घटने लगी बच्चों। ठीक है, और एक विभव ऐसा आया कि यहाँ पर वो घटना बंद, वो बिल्कुल शून्य हो गई। शून्य वोल्टेज पर भी शून्य नहीं थी, शून्य करने के लिए हमें कुछ ऋणात्मक वोल्टेज देना पड़ा, -V0। इसको 1 लिख देता हूँ। पहली स्थिति है ये। इस समय तीव्रता कितनी है, I1। जो प्रकाश गिरा रहे हैं वो I1 तीव्रता का गिरा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम 100 वाट पर मीटर स्क्वायर का प्रकाश गिरा रहे हैं, उस केस में ये आ गया। हमने यहाँ तीव्रता नहीं बदली, आवृत्ति नहीं बदली, वोल्टेज चेंज करके हमने ये सिचुएशन देखी, और एक ऋणात्मक विभव का वह न्यूनतम मान जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो गई बच्चों। देखिए यहाँ घट रही है ना, यहाँ पर इतने वोल्टेज पर, यहाँ पर इतनी, यहाँ पर इतनी। ठीक है ना, जैसे इस वोल्टेज पर इतनी, इस वोल्टेज पर इतनी, और यहाँ पर शून्य। तो यही कहलाता है कट ऑफ वोल्टेज। इसी वोल्टेज को जिस पर एनोड, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। तो ये V01 वोल्टेज जो है ये क्या कहलाएगा बच्चों, निरोधी विभव।
यानी करंट को स्टॉप कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। या अंतक, धारा का अंत कर दिया, अंतक कह लें, आपकी बुक में अंतक भी लिखा होगा, अंतक कह लो या संस्तब्ध कह लो, एक ही बात है। विभव, दैट इज कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ हो गया करंट, जिस वोल्टेज पर करंट शून्य हो गया, कट हो गया बिल्कुल, उसे कट ऑफ वोल्टेज कहेंगे बच्चों। और इसको क्या कहेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये तीव्रता I1 पर बच्चों सिचुएशन आ गई। बात समझ गए ना? जैसे जैसे ऋण विभव बढ़ाते गए, उधर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती गई और विद्युत धारा का मान कम होता चला गया। और एक निश्चित विभव पर जाकर क्या हुआ कि जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन थे वही तो जा सकते थे, कि मैं सबसे बड़ा पहलवान हूँ, मैं जाऊँगा वहाँ पर, उसको भी रोक दिया। इसका मतलब अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो गई और यही वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज कहलाया जाने लगा। अब बच्चों इसी प्रेक्षण को हम क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि तीव्रता अगर बदल लें। अब हमने क्या किया, पहले हम जैसे 100 वाट पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता का प्रकाश यूज़ कर रहे थे, अब उस प्रकाश की तीव्रता को हमने बढ़ा दिया, यानी स्रोत को नज़दीक ले आए। और मान लो हमने प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी, जैसे 100 से कर दी 200 या 250 वाट पर मीटर स्क्वायर। तब क्या हुआ? तो जैसे ही हमने तीव्रता बढ़ाई बच्चों, जैसे ही तीव्रता बढ़ाई, ये जो संतृप्त धारा थी उसका मान बढ़ गया, क्योंकि तीव्रता बढ़ाई। अभी बताया था इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उत्सर्जन होने लगेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर है वो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। पहले पॉइंट में पढ़ाया था कि तीव्रता बढ़ा देने से जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनकी संख्या बढ़ी, उनकी संख्या बढ़ी बच्चों। तो I बराबर Q/T से, ये बच्चों तीव्रता नहीं है, अब मैं यहाँ करंट को छोटे से लिख देता हूँ। I बराबर Q/T, जब संख्या बढ़ी तो Ne से, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो आवेश बढ़ा, आवेश बढ़ने से धारा भी बढ़ी। तो क्या सिचुएशन हुई बच्चों, उसको समझ लें, वो भी समझाना ज़रूरी है। तो मैं पहले बना ही दूँ ग्राफ। संतृप्त धारा पहले इतनी थी बच्चों, जैसे यहाँ से अगर मैं डॉट डॉट करूँ, संतृप्त धारा का मान इतना था, अब इतना आ गया, अब इतनी हो गई। संतृप्त धारा बढ़ के धारा बढ़ गई। अब फिर हमने नेगेटिव वोल्टेज देख के उस धारा को घटाते लाए, घटाते लाए, घटाते लाए, और शून्य विभव पर भी धारा का मान पहले से बढ़ गया बच्चों। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो बिना वोल्टेज के भी अब वहाँ पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई बच्चों। तो अब देखें, अब क्या हुआ कि नेगेटिव वोल्टेज करते जा रहे हैं, तो उसी पर जितना पहली कंडीशन में, पहली तीव्रता पर धारा शून्य हुई थी, उसी वोल्टेज पर जा कर के फिर शून्य हुई। इसका मतलब तीव्रता बढ़ा दी तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला, सबसे बड़ा पहलवान जितना ताकतवर था, उसकी ऊर्जा अब भी वही रही। यानी तीव्रता बढ़ा देने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं बढ़ी कि, और जबकि तीव्रता क्या है बच्चों? ऊर्जा है, एकांक सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा ही तो तीव्रता कहलाती है। लेकिन यहाँ क्या एक निष्कर्ष देखने को मिला विचित्र, कि हमने प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी, यानी आपतित प्रकाश की ऊर्जा बढ़ा दी एक तरीके से। तो जो इलेक्ट्रॉन निकले, अब वो ज़्यादा वोल्टेज पर कट ऑफ होने चाहिए थे, कि पहले जो पहलवान था अब उससे भी ज़्यादा ताकतवर वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसको रोकने के लिए हमें और ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन तो बढ़े, संख्या बढ़ी, लेकिन जो महत्तम गतिज ऊर्जा थी इलेक्ट्रॉनों की वो नहीं बढ़ी, संख्या बढ़ी केवल। है विचित्र, एक गजब का जादुई आंकड़ा है बच्चों ये। तो तीव्रता बढ़ा देने से क्या निष्कर्ष निकला कि संतृप्त धारा तो बढ़ी, लेकिन उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो महत्तम गतिज ऊर्जा थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। यानी उसका महत्तम गतिज ऊर्जा का तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। हम तीव्रता बढ़ा दें तो हमारा कट ऑफ वोल्टेज उतना ही रहता है, यानी अब भी उतनी ही ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जिससे कि उसी वोल्टेज पर उनको रोका जा सकता है। तो निरोधी विभव जो हुआ बच्चों अब भी उतना ही रहा।
तो तीव्रता से उसका कोई संबंध नहीं है। ये भी एक निष्कर्ष है, जब हम इकट्ठे बाद में लिखेंगे तो उसमें ये भी पॉइंट आएगा। लेकिन संतृप्त धारा बढ़ गई। संतृप्त धारा तो आवृत्ति बढ़ने के साथ बढ़ी, लेकिन निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर नहीं कर रहा। हमने क्या किया कि बच्चों तीव्रता और बढ़ाई तो संतृप्त धारा और बढ़ी, ठीक है ना। संतृप्त धारा और बढ़ी, लेकिन कट ऑफ वोल्टेज अब भी उतना ही रहा। यानी तीव्रता बढ़ाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे धारा बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो उतने के ही निकल रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई अंतर नहीं आ रहा। इसीलिए उन इलेक्ट्रॉनों को रोकने वाला जो विभव है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। यानी निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ये बच्चों इसका निष्कर्ष निकला। ध्यान रहेगी बात, क्लियर हुई। ये भी जब हम लास्ट में नियम लिखेंगे, यही निष्कर्ष जो निकल रहा है बच्चों वही नियम में आ जाएंगे। तो ये ग्राफ उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। ज़रा जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, 11.4.3 पर प्रकाश वैद्युत धारा पर आवृत्ति का प्रभाव। आपकी एनसीईआरटी बुक में बच्चों यहाँ लिखा होगा निरोधी विभव पर आवृत्ति का प्रभाव। वो दोनों ही बातें इसी टॉपिक में आ जाएंगी बच्चों, ठीक है ना। हेडिंग को कैसे डाल लो, वही टॉपिक है, कंफ्यूज मत होना। तो बच्चों अब हमने क्या किया कि तीव्रता को नियत रखा। तीव्रता को कैसा रख रहे हैं, नियत। अब हम क्या करते हैं कि एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश इस पर गिराते हैं और वोल्टेज बदल के फोटो करंट नापते जाते हैं और फिर एक ग्राफ खींचते हैं बच्चों। तो क्या मिलता है, यहाँ भी एक बहुत अच्छा निष्कर्ष निकल के आएगा बच्चों। ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कि यहाँ हमने कुछ ऐसा देखा, मैं पहले बना ही देता हूँ बच्चों। जैसे एक तीव्रता ली हमने, ये संतृप्त हो गई धारा। इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं बच्चों, विभव। इधर प्लस V और इधर माइनस V, नेगेटिव। तो वही सिचुएशन प्राप्त हुई बच्चों। ये ग्राफ कब है, जब हमने न्यूमन आवृत्ति का, जैसे पहले भी कुछ आवृत्ति का तो गिरा होगा, हमने तीव्रता को नियत रखा और एक ग्राफ खींच लिया, बिल्कुल अभी की तरह। जीरो पोटेंशियल पर कुछ करंट था, विभव बढ़ाने पर करंट बढ़ा, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते फिर कैसा हो गया, संतृप्त हो गया, करंट बढ़ना बंद हो गया। ऋणात्मक वोल्टेज दिया तो करंट घटने लगा और एक ऋणात्मक वोल्टेज के निश्चित मान पर जा कर के कैसा हो गया, ये पहला मान है, नेगेटिव। अब तीव्रता नहीं बदल रहे हैं, तीव्रता उतनी रख रहे हैं बच्चों। अब क्या कर रहे हैं कि अब हम न्यूमन आवृत्ति के बजाय आवृत्ति बढ़ा रहे हैं। अब हमने न्यू2 आवृत्ति का प्रकाश गिराया और फिर ऐसा ही ग्राफ खींचा, वोल्टेज को बदलते गए, धारा को पढ़ते गए। तब हमने क्या देखा बच्चों, बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारे सामने। कुछ इस तरीके का रिजल्ट आया। कि जैसे ही हमने आवृत्ति बढ़ाई, ठीक है, तो यहाँ मत लिखिए क्योंकि यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये न्यू1 आवृत्ति के लिए था, ये वाला ग्राफ न्यू2 आवृत्ति के लिए था। और नीचे लिख दें, जगह ज़्यादा मिल जाएगी। चलिए, दिख रहा होगा आपको, न्यू1 के लिए पहला ग्राफ, न्यू2 के लिए दूसरा ग्राफ। तो जैसे ही हमने आवृत्ति बढ़ाई, संतृप्त धारा तो नहीं बढ़ी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितने इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन अब भी निकल रहे हैं कि आवृत्ति बढ़ा देने से
इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़े। और पीछे हमने क्या पढ़ाया था कि तीव्रता बढ़ा देने से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए थे उत्सर्जित होने वाले, जिससे धारा भी बढ़ गई थी। अब हमने तीव्रता तो नियत रखी है, आई कैसा रखा है, तीव्रता नियत रखी है। भाई तीव्रता बढ़ा देंगे तो धारा बढ़ी जाएगी। तीव्रता को कैसा रखा है, नियत। आवृत्ति बदल रहे हैं, तो जब कम आवृत्ति का था तो कम वोल्टेज लगाना पड़ा करंट को शून्य करने के लिए। अब आवृत्ति बढ़ा दी तो हमें उस करंट को शून्य करने के लिए पहले से ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ा। ज़्यादा मिला, यानी यहाँ समझते चलें, हमने ν2 बढ़ा लिया है ν1 से, तो हमारा जो V02 आया वो भी बड़ा आया V01 से। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी रोकने के लिए, यानी अब उधर से जो इलेक्ट्रॉन आया अब ज़्यादा ऊर्जा लेके आया। यानी इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकल रहे हैं, बड़े नहीं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ गई। बूस्टर डोज पी के आ गए, अब वो बॉर्नवीटा पी के आए हैं, अब ताकत बढ़ा के आए हैं। तो जो रोक रहा था उसकी भी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, वहाँ भी अब दूसरा पहलवान खड़ा करना पड़ेगा इस साइड में, तभी उनको रोक पाएगा। समझ गए ना बच्चों। तो आवृत्ति बढ़ा देने से कट ऑफ वोल्टेज बढ़ा। इससे क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो उनकी महत्तम गतिज ऊर्जा अब पहले से बढ़ गई। इसका अर्थ क्या हुआ, आवृत्ति बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जबकि तीव्रता के बढ़ने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। पीछे देखा था, उस पीछे क्या आया था, कट ऑफ वोल्टेज उतना ही आया था, चाहे तीव्रता कितनी बढ़ा दें। ध्यान से समझते चलना। अब हमने उससे भी ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश ले लिया, यानी ν3 सबसे ज़्यादा। तो अब बच्चों और वोल्टेज बढ़ाना पड़ा, तब जाके क्या हुआ, लेकिन करंट अब भी उतनी ही रही। यानी ये ν3 के लिए ग्राफ है बच्चों। यानी जितनी ज़्यादा आवृत्ति उतना ही ज़्यादा कट ऑफ वोल्टेज -VO3 लगाना पड़ता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों इन ग्राफ से, कि अगर हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। और तीव्रता बढ़ा देने से संख्या बढ़ती है, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। है ना इंटरेस्टिंग बात, ध्यान रखना। लेकिन सब इन बातों की व्याख्या जब पढ़ेंगे ना तब और आनंद आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। तो इसको मैं लिख नहीं रहा अभी, इस बात को सुन लीजिए। वो एक साथ लिखेंगे बच्चों कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा देने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कट ऑफ वोल्टेज का मान, संस्तब्ध विभव का मान भी बढ़ता है। समझ में आ गई ना बात, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ बच्चों, एक बात रह गई यहाँ लिखने को, इस एक्सिस पर तो हमने लिखा ही नहीं। इस अक्ष पर क्या लिया गया है, प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे बच्चों, अभी हमने बताया कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते हैं विभव का मान, संस्तब्ध विभव का मान बढ़ता जाता है, यानी गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती जाती है। तो अब एक ग्राफ इसी टॉपिक में एक ग्राफ और खींचते हैं। आवृत्ति और गतिज ऊर्जा में ग्राफ अगर खींचें तो कैसा आएगा। अभी किस किस के बीच है, विभव और प्रकाश वैद्युत धारा के बीच। अब खींचेंगे आवृत्ति, और आवृत्ति बढ़ने से क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो आवृत्ति और गतिज ऊर्जा का ग्राफ और खींचते हैं बच्चों। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। ग्राफ दूसरा खींचना है। तो बच्चों हमने क्या किया, तीव्रता को नियत रखा है, आवृत्ति बढ़ाते गए और गतिज ऊर्जा देखते गए। गतिज ऊर्जा किससे मिलेगी बच्चों, निरोधी विभव से पता लगेगी। ठीक है ना। हाँ, एक बात और बताना चाह रहे थे हम, जैसे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, अब उन इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं जिनमें K मैक्सिमम था, वो गतिज ऊर्जा महत्तम कब होगी, जब उनकी चाल महत्तम होगी, वेग भी मैक्सिमम था। इस ऊर्जा को रोकना है हमें, इतने ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकना है। तो रोकने का काम कौन कर रहा है, इधर का नेगेटिव वोल्टेज। तो वो नेगेटिव वोल्टेज भी जब इतनी ही ऊर्जा से रोकेगा, भाई
आप यहाँ खड़े हैं, सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, आपको उसको रोकना है। तो बात समझना, तो जितनी ऊर्जा से वो आ रहा है उतनी ही ऊर्जा से आपको उसका विरोध करना पड़ेगा, तभी आप रोक पाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपकी ऊर्जा कम रहेगी, उसकी ज़्यादा, तो वो आपको धकेलते हुए आपसे पार निकल जाएगा। तो हमें इस गतिज ऊर्जा को रोकना है, तो इतना वोल्टेज जो कि कट ऑफ वोल्टेज कहलाता है, मान लो V0 है, तो उससे कितनी ऊर्जा मिलेगी बच्चों? विभवांतर कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? आपको पढ़ाया था W बराबर B इंटू Q होता है। और यहाँ आवेश है Q आवेश कितना है? E इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वो वोल्टेज कितना है जो रोक रहा है? V0 कट ऑफ वोल्टेज। तो ये उस समय बराबर होने चाहिए। तो गतिज ऊर्जा में और इसमें एक रिलेशन मिल गया कट ऑफ वोल्टेज में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना, रेक्टेंगल में बंद कर लेना। तो बात ये हो रही थी कि हम गतिज ऊर्जा तो माप नहीं सकते, लेकिन वोल्टेज नाप सकते हैं। वोल्टेज से ही हमें फिर इस फॉर्मूले से गतिज ऊर्जा मिल जाती है। तो आपकी बुक में यहाँ ग्राफ जो होगा बच्चों, निरोधी विभव लिखा होगा यहाँ, तो वो भी आएगा एक सा ही। जब गतिज ऊर्जा ज़्यादा है तो निरोधी विभव भी तो ज़्यादा लगाना होगा, तो ग्राफ सेम आएंगे। तो जब ग्राफ खींचा गया डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर, तो बच्चों एक विशेष बात दिखाई दी कि ग्राफ स्टार्टिंग से शुरू न होकर आवृत्ति की कुछ निश्चित वैल्यू से शुरू होता है और स्ट्रेट लाइन आता है, सीधी रेखा। इससे क्या पता लग रहा है? अब मान लीजिए ये आवृत्ति है न्यू नॉट, कि इससे कम आवृत्ति, यहीं से गतिज ऊर्जा बढ़ना शुरू हुई। न्यू नॉट आवृत्ति पर गतिज ऊर्जा 0, इतनी आवृत्ति पर गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? इतनी पर, यानी ये वो आवृत्ति है जो केवल इलेक्ट्रॉनों को सतह से जस्ट पृष्ठ तक ही निकाल पा रही है, गतिज ऊर्जा नहीं दे पा रही। यानी ये इससे मिलने वाली, इस आवृत्ति के विकिरण से मिलने वाली ऊर्जा उतनी है जो कि कार्यफलन के बराबर है। वो जैसे किसी धातु का कार्यफलन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने प्रकाश गिराया, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केवल उसको सतह के बाहर निकालने में ही खर्च हो गए, और उसके पास ऊर्जा बची 0, 10 - 10 0, तो कोई गतिज ऊर्जा नहीं रही। इसी न्यूनतम आवृत्ति को बच्चों हम क्या कह देते हैं? देहली तरंग दैर्ध्य, देहली आवृत्ति। ये सब परिभाषाएं लिखूंगा बच्चों बाद में, देहली आवृत्ति। और इसको किससे लिखेंगे? न्यू नॉट से। तो ये एक तरीके से ये कितनी ऊर्जा उत्पन्न करेगी बच्चों? h न्यू नॉट। ये बात वैसे आगे बतानी चाहिए थी। और ये इसमें गतिज ऊर्जा 0 हो रही है, यानी ये कार्यफलन के बराबर हुई W के, तो न्यू नॉट बराबर W/h आ गया। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है, उस धातु की देहली या उस धातु के पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। इतनी आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश गिराओगे तो बच्चों कोई भी उत्सर्जन नहीं होगा। यानी यहाँ पर एक कट ऑफ मिल गया फ्रीक्वेंसी का, कि इससे कम आवृत्ति का गिराओगे प्रकाश तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। इससे ज़्यादा और इसके बराबर का गिराओगे तो क्या होगा बच्चों? इससे ज़्यादा आवृत्ति का गिराओगे तो क्या होगा? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा। इससे यही तो पता लग रहा है इस ग्राफ से। तो देहली आवृत्ति भी निश्चित हो गई। और इसके संगत अगर हम तरंग दैर्ध्य देखें बच्चों, तो तरंग दैर्ध्य होती है C/, न्यू बराबर C/λ होता है। तो ये कितनी आ गई? C/λ0। ये देहली तरंग दैर्ध्य हो गई। ये इससे व्युत्क्रमण पाती है, न्यू नॉट ऊपर है, ये नीचे है, तो यहाँ ये हो जाएगी अधिकतम तरंग दैर्ध्य, यानी अधिक से अधिकतम तरंग दैर्ध्य। इससे ज़्यादा का गिराओगे तो उत्सर्जन नहीं होगा। अगर प्रकाश जो गिरा रहे हो λ0 से बड़ा है तो उत्सर्जन नहीं होगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी छोटी है तो उत्सर्जन नहीं होगा। और यहाँ कब होगा? जब उसके बराबर है λ0 से और उससे छोटा है, तभी तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये हुआ देहली आवृत्ति को कहते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको देहली तरंग दैर्ध्य, इसको क्या कहते हैं? λ0 को देहली तरंग दैर्ध्य,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते चले जाएंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बात स्पष्ट हो रही है। तो एक ग्राफ तो ये हो गया। अब आप कहेंगे सर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या एक काम करते हैं बच्चों, तो ये निश्चित जो आवृत्ति है ये मान लीजिए ए धातु के लिए है। अब हमने क्या किया कि धातु बदल दी, अब दूसरा प्रकाश संवेदी पदार्थ का कैथोड ले लिया, ठीक है ना, पदार्थ बदल लिया। जैसे अब जिंक की जगह सीजियम ले लें या सोडियम ले लें, मतलब कोई दूसरा धातु एल्कलाई मेटल। तो क्या हुआ, वो न्यूनतम आवृत्ति अलग थी, ग्राफ पैरेलल आया, दोनों की प्रवणताएं समान थीं, ग्राफ इसी के पैरेलल आया। लेकिन अब जो न्यू नॉट था वो अलग था। अब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी अब इससे कम, अब इस धातु के लिए इतनी पर भी उत्सर्जन नहीं होगा, लेकिन इस धातु के लिए इतनी आवृत्ति पर भी उत्सर्जन हो जाएगा। इसका मतलब अलग अलग धातुओं की देहली आवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं, क्योंकि ग्राफ का जो इनिशियल पॉइंट है वो भिन्न जगह से आया। एक और पदार्थ ले लें तो उसका अलग जगह से आएगा। बात समझ गए? तो इसी पॉइंट में मैंने ये भी पढ़ा दिया कि धातु का क्या प्रभाव पड़ता है। धातु बदल देने से भी बच्चों कंडीशन बदल जाती है कि देहली तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, कार्यफलन बदल जाता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं बात करूंगा कि आपकी बुक में जो ग्राफ है। तो देखो बच्चों, जब गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो निरोधी विभव भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम निरोधी विभव के लिए ग्राफ खींचें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी करें, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब अगला ग्राफ बना देते हैं। उसमें क्या आएगा कि इस महत्तम गतिज ऊर्जा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, निरोधी विभव। तब भी ग्राफ की शेप वही रहेगी, शेप वही रहेगी, पैरामीटर्स बदल जाएंगे थोड़े बहुत, वही शेप रहेगी, वो भी वही निष्कर्ष बताएगी, निरोधी विभव। क्योंकि निरोधी विभव का सीधा सीधा संबंध गतिज ऊर्जा से है बच्चों, वो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से। निरोधी विभव बी नॉट के बीच ग्राफ खींचे हैं तो वो इस तरीके से आएगा। यानी जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते चले जाओगे निरोधी विभव बढ़ता चला जाएगा। इतनी आवृत्ति पर निरोधी विभव शून्य है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य है। इस देहली आवृत्ति से और आगे बढ़े तो देखिए देहली वो निरोधी विभव इतना हो गया, और आगे बढ़े तो अब देखेंगे तो निरोधी विभव इतना हो गया और बढ़ गया। तो जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाते जा रहे हैं निरोधी विभव का मान भी बढ़ता जाता है। तो निरोधी विभव या तुल्यतः या महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता से उसका कोई संबंध नहीं है। और प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जो दर है वो आवृत्ति पर निर्भर कर, वो तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन उसका आवृत्ति से कोई संबंध नहीं है। तो इन सब निष्कर्षों को, तो ये बच्चों चारों पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट भी मैंने इसी में ही बता दिया कि भिन्न भिन्न धातुओं को लेने से क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों इन सब बातों को अभी एक नियम बना के लिख देंगे, वही कहलाएंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। कोई नई बात नहीं, जो कुछ अभी पढ़ाया उसको सारांश में लिखेंगे तो वही हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, फिर उसके बाद चलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों पर बच्चों। हाँ तो बच्चों थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम हो गई है, अभी एक स्पार्किंग की आवाज़ आई थी बच्चों, ट्रांसफार्मर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मुझे लग रहा है फॉल्ट हो गया है वहाँ पर कोई। तो मैं यहाँ पर अभी जो कुछ पढ़ाया उसका सारांश लिखना चाह रहा था, जिसको हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो बच्चों एक काम करते हैं, और उसके अलावा कुछ अन्य परिभाषाएं भी लिखनी थी बोर्ड पर, जैसे देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, देहली आवृत्ति क्या होती है, कार्यफलन क्या होता है, कट ऑफ वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल या संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव क्या होता है। तो बच्चों एक काम करते हैं, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं एक पीडीएफ फाइल के रूप में आपको नोट्स भेज रहा हूँ, उसमें से आप डाउनलोड करके उन नोट्स को लिख लीजिएगा, जो कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम हैं। वो क्या है बच्चों, आज जो कुछ पढ़ाया उसका सारांश है। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब बच्चों पता नहीं कब तक ठीक होगी, ये लाइटिंग प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप परेशान न हो,
PDF फाइल डाउनलोड कर लें। कहाँ पर बच्चों? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। तो ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ जिसमें जो नियम निकल के आए, आज जो भी निष्कर्ष आज हमने पढ़े उनकी अब व्याख्या कैसे की जाती है वो समझेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं कल इस एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।